हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर छोड़ा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और ये बात मेरे को उन बच्चों को बताने की जरूरत भी नहीं है जिन्होंने पिछले साल मेरे से 10th पढ़ी है, या जो अभी 12th में है, जिन्होंने पिछले साल मेरे से 11th पढ़ी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चों का एग्जाम खत्म होता है ना, वैसे ही मैं यहाँ पर भरत खोरवाल वाले चैनल पे लाइव लेता हूँ और हर एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ। बच्चों से ही उनका क्वेश्चन पेपर लेता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड करवाता हूँ और उनके क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ खोलता हूँ, उन्हीं के सामने कमेंट ऑन रखता हूँ और बताता हूँ कि देखो ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में है नहीं। हर एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन तो छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना। और इस वाली वीडियो में हम सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आप चैनल पे आओगे ना, तो यहाँ पर देखोगे 2-3 वीडियो नीचे कर गई तो आपको फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। दूसरी बात, कुछ बच्चे, जब मैंने फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले तो बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर, हमें ना अपने तरफ से अगर एग्जाम में बनाकर आते हैं ना तो हमें 5 में से 3.5, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर मिलते हैं। तो बच्चे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप है ना अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लिख पाते, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर फॉर्मेशन अच्छा होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता। तो जिन बच्चों का आंसर फॉर्मेशन नहीं होता है ना, उनके लिए मैं पूरा आंसर समझाता हूँ कि अगर मान लो एग्जाम में कुछ वो भूल भी जाए तो भी अपनी तरफ से बनाकर लिख कर आए। तो इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। और मैं पीडीएफ इसलिए देता हूँ ताकि आप उसको बाद में लर्न भी कर सको, ठीक है जी। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। कुर्सियों की पेटी बांध लो, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, राजनीतिक सिद्धांत है ना एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसके अंदर हम विभिन्न विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में, संविधान के बारे में, आजादी, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और आदि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये मूल्य जो है वो किस लिए हमारे लिए सहायक है, ताकि नीति निर्देश कर पाए हम, ठीक है। इन मूल्यों के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं, इन सिद्धांतों के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनसे डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो, ठीक है। तभी हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ आगे कि राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है राजनीतिक सिद्धांत की। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में हम जो भी नियम पढ़ते हैं उनसे नीति निर्देश करने में हमारी हेल्प होती है, नीति निर्माण करने में हमारी हेल्प होती है। साथ ही में राजनीतिक सिद्धांत से हम जो समाज में परिवर्तन आए हैं, या जो आंदोलन हुए हैं, या जो भी विकास हुआ है उसके बारे में अध्ययन कर पाते हैं। तथा जो शासन प्रणाली है ना, कि लोकतंत्र है कहीं पर गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उनके बारे में भी अध्ययन कर पाते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो भी सुनना। एग्जाम में है ना कभी कभार ये भी आ जाता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उससे क्या अभिप्राय है, या राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अभी आएंगे नीचे वाले क्वेश्चन में, देखो यही लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। यानी ये जो सब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में, संविधान, लोकतंत्र, समानता, न्याय, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है। आपसे ये पूछा जा सकता है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए, हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, या राजनीतिक सिद्धांत की क्या आवश्यकता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ रहे हैं आजकल 3-4 सालों के अंदर, जो मैंने 1-2 सालों के अंदर जो नोटिस किया। तो इसलिए अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और वीडियो को है ना स्पीड में मत मत करके मत देखना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहता, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि 2x करके देख लो, 1.5x करके देख लो, बट इस वाली वीडियो को थोड़ा आराम से देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब इस सब्जेक्ट में हम बहुत सारी अलग अलग चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज तो यह है कि न्याय और समानता जैसे अन्य सिद्धांतों के बारे में हम सुव्यवस्थित सोच का विकास कर सके, इसी के लिए। मतलब न्याय क्या है और न्याय के बारे में समझ सके, समानता क्या उनके बारे में समझ सके, और जो भी सिद्धांत है धर्मनिरपेक्ष जो हमने ऊपर देखे अलग अलग सिद्धांत है उनके बारे में एक अच्छी सोच का विकास कर सके, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि तर्क संगत और प्रभावी ढंग से संवाद कर सके, बातचीत कर सके। जब आपको लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं होगा तो दूसरों से लोकतंत्र के बारे में क्या बहस करोगे आप नेताओं से, है ना। तो इसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कुशल और प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने के लिए सहायता करता है। यानी अगर हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे ना तभी तो अच्छे निर्णय ले पाएंगे। लोकतंत्र के बारे में, समाज के बारे में, जीवन के बारे में, धर्मनिरपेक्ष के बारे में जब हम पढ़ेंगे तभी तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की जानकारी प्राप्त करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में ना हम जैसे मान लो धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं तो अलग अलग देशों की धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ते हैं, तो अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उनकी भी जानकारी प्राप्त करने में हमारा राजनीतिक सिद्धांत हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि भविष्य में जो समस्या हमारे लिए आने वाली है उसका भी उचित निर्णय लेने में नागरिकों की हेल्प करता है। जैसे कि देखो, राजनीति में बात कही जाती है कि हिस्ट्री है ना हमेशा अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। तो अगर किसी देश के अंदर कोई दिक्कत आई है तो वो दिक्कत हमारे देश में भी आ सकती है, तो उसको कैसे देखना है ये राजनीतिक सिद्धांत सिखाता है। वाद विवाद तो मैंने आपको बता दिया, वाद विवाद करने में क्या चीज
अच्छी है हमारे लिए, क्या चीज़ बुरी है, इसका भी एक तरह से कह सकते हो, इस चीज़ को सीखने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत हमारी हेल्प करता है। शासन व्यवस्था की जानकारी देता है, नीति बनाने में हेल्प करता है, लोकतंत्र की उपयोगिता बताता है और लोकतंत्र के बारे में अपने अधिकारों को समझने में हमारी हेल्प करता है और अधिकार के लिए हमें क्या कहते हैं कि एक जागरूक बनाता है हमारे अधिकारों के लिए, भविष्य की योजना बनाने में हेल्प करता है, तो हमने ऊपर ही देख लिया था, और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को भी बढ़ावा देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है? ध्यान से सुनना, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। देखो, राजनीति बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। ठीक है, राजनीति वो चीज होती है जो कि राजनेता करते हैं, यानी किसी देश की सत्ता कैसे चलानी चाहिए, सत्ता प्रक्रिया की जब बात होती है तो उसे हम राजनीति कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? बट जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं ना, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम सरकार और राज्य और लोगों के सारे मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीति दोबारा से बताता हूँ, राजनीति है ना, दो शब्दों से मिलकर बनी है जिसका मतलब है नीति और राज। तो बेसिकली राजनीति के अंदर हम ये देखते हैं कि शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं। ठीक है, और ये देखते हैं कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए और सरकार कैसे निर्णय लेगी, यानी यहाँ पर सिर्फ सरकार के बारे में पढ़ते हैं। पर जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, जब राजनीतिक सिद्धांत में हम सरकार के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में और भी अलग अलग मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये याद रखना कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और जो राजनेता है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट निभाते हैं, यानी राजनीति करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें बहुत अलग अलग चीजें आती है ना, समाज वगैरह, धर्मनिरपेक्षता, वो, और उसमें एक छोटा टॉपिक आता है जिसका नाम है राजनीति। तो राजनीति जो है वो राजनेता करते हैं, बट एक्चुअल में राजनीतिक सिद्धांत बहुत बड़ा है। ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ आ गई ना? देखो एंड में ना ये वाला क्वेश्चन भी लिखा है, राजनेता जो करते हैं उसे कहीं अधिक राजनीति है। राजनेता जो है वो एक छोटा सा पार्ट करते हैं राजनीति का, बट एक्चुअल में राजनीति बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यस और नो, क्लियर हो गया आपको? यही बात हमें याद रखनी है। चलो, तो वही पूरी की पूरी बात लिखी हुई है। एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और आता है आपको जो कंफ्यूज कर देता है, राजनीतिक सिद्धांत जो है क्या वो गणित के समान है? ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है वो मैथ से कैसे अलग है? ठीक है, देखो मैथ्स जो होती है ना वो फॉर्मूले पे बेस होती है, उसकी एक मूल परिभाषा होती है ना, हमेशा उसकी जो डेफिनेशन है सेम रहती है, और उसको निपटाने के लिए भी सेम अवधारणा स्थित है। अगर मैं आपको बोलूँ कि प्लस करो तो आप प्लस ही करोगे, मैं बोलूँ दो को दो में दो जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? आप प्लस करोगे, हमेशा प्लस करोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2000 हजार और 2000 कितने होते हैं तो आप प्लस करोगे, एक ही फॉर्मूला यूज करोगे। बट राजनीतिक सिद्धांत में ना अलग अलग तरीके से चीजों को देखा जाता है, हमेशा एक ही अवधारणा जो है वो नहीं अपनाई जाती। जैसे कि मान लो कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिसमें वॉयलेंस का यूज किया जाता है, कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जिसमें प्यार से बात मनवाई जाती है, कुछ आंदोलन जो होते हैं अलग होते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो जो है किसी एक अवधारणा पे स्थित नहीं है, उसमें विभिन्न विभिन्न अवधारणा होती है, बट गणित जो है वो फॉर्मूले पे बेस होती है और हमेशा सेम ही परिभाषा होती है इसकी। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा जो होती है वो बदलती रहती है। ये बात याद रखना, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, आंसर भी रीड करते रहना, वैसे तो मैं समझा ही रहा हूँ, आपको क्लियर हो ही जाएगा। देखो गणित का पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, एक है ना पॉइंट ये भी आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत है ना गणित की जगह साइंस लिखा जाता है, तो वो भी बात सेम है। ठीक है, जो साइंस होती है, यानी अगर आपसे पूछे राजनीतिक सिद्धांत जो है वो हमारी साइंस से, हमारी विज्ञान से कैसे अलग है, तो आपको बताना साइंस एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है, और हमेशा एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा समान होता है। अगर आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो न्यूट्रल ही बनेगा हमेशा। बट अगर आप राजनीतिक सिद्धांत में जो भी निर्णय होते हैं ना उनका जो रिजल्ट है वो अलग अलग आ सकता है, कोई कोई आंदोलन जो होता है वो सफल हो जाता है, कोई कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाता, तो हमेशा सेम रिजल्ट नहीं आता किसी भी चीज का, किसी भी आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने एक बार ये बात बोली थी कि राजनीति ने है ना हमें एक सांप की कुंडली की तरह है ना जकड़ के रखा हुआ है, घेरा हुआ है उसने, और उससे लड़ने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है अवलोकन को स्पष्ट करे, यानी इसको बताना है। तो गांधी जी ने ये बात क्यों करी थी? गांधी जी ने कहा था कि ना अगर हमें किसी भी देश का विकास करना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो लोग साथ में आए, है ना, और जब वो साथ में आएंगे तो साथ में सामूहिक निर्णय ले, और सामूहिक निर्णय लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राजनीति, है ना, हमने यही देखा था ना ऊपर। राजनीति या राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं कि डिसीजन मेकिंग लेने के बारे में, सामूहिक निर्णय लेने के बारे में, कि सारे के सारे लोग साथ बैठे, और सारे के सारे लोग साथ बैठे निर्णय ले, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति करना। तो हाँ, राजनीति में कुछ दिक्कतें भी आती है, बट राजनीति करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो लोगों का विकास हो ही नहीं पाएगा, कभी भी हम साथ बैठ के कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। देखो यही लिखा हुआ है, कोई भी समाज किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन या सामूहिक निर्णय लेने के बिना अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। अगर हम सारे के सारे इकट्ठा होते हैं, आप जिस
एरिया के अंदर रहते हो वो भी राजनीति है। आपने देखा हो ना बहुत सारे लोग, कोई बाहर का अगर आपके एरिया के पार्क के अंदर आ जाता है तो आप उसे बोलते हो भाई हमारे पार्क में क्या, ये भी तो एक तरह की राजनीति है। आपके फिर आपके आप पड़ोस पड़ोस वाले भी आपके साथ आ जाते हैं कि हाँ भाई ये तो हमारा पार्क है, कैसे आ रहे हो। तो ये भी तो राजनीति है। तो राजनीतिक संगठन जो है होता है वो होगा ही होगा, सामूहिक निर्णय जो है उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता किसी भी देश के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर राजनीति के अंदर बुराइयां हो सकती है, बट राजनीति करना बहुत आवश्यक है, तभी कोई समाज जो है वो चल पाएगा। ठीक है, और वो बना रहेगा समाज। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, बाकी तो रीड करना है आपको। ओके, अब ये है ना, जैसे मैंने बोला राजनीतिक और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया। विज्ञान जो होता है वो सिंपल फॉर्मूले पे बेस होता है। अच्छा, राजनीतिक विज्ञान पूछा, सॉरी, राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर होता है, यानी पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर होता है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीति दो अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है, यानी राजनीति विज्ञान है ना पहले आई थी, ठीक है, और राजनीति बाद में आई थी। राजनीति का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो यह ये नैतिकता पर आधारित होती है। राजनीतिक विज्ञान जो होता है वो नैतिकता पे आधारित होता है। राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित होता है। इसका क्या मतलब है, राजनीति है ना, राजनीति में है ना कभी भी बुरी चीज सिखाई नहीं जाती, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो अच्छी चीज सिखाई जाती है ना। राजनीति एक सब्जेक्ट है जिसमें अच्छी चीज सिखाई जाती है, बट राजनीति वो चीज है जो लोग एक्चुअल में करते हैं, जो कि अवसर और सुविधा पे डिपेंड होता है। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति में चेंज किए जा सकते हैं। बट राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बेसिकली लोगों, मैं दोबारा से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं नहीं चाहता आप गलती करो। राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है और माना जाता है राजनीति विज्ञान राजनीति से पहले आया था। राजनीति विज्ञान में नैतिकता सिखाई जाती है, जबकि जो राजनीति होती है ना वो अवसर और सुविधा पर आधारित होती है। और ये जो होती है वो लोग अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं या ढालते हैं। अगर कुछ बुरा करते हैं तो वो राजनीति है, ठीक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान तो अच्छा ही सब सिखाती है सबको, ठीक है। बड़े दोनों है ना सिक्के के दो पहलू हैं। ऑब्वियस सी बात है कि राजनीति, अगर कोई बंदा राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेगा तो वो कभी ना कभी उस राजनीति विज्ञान में जो उसने पढ़ा उसका मिसयूज भी करेगा, है ना, वो अपना फायदा भी ढूंढेगा। जैसे कि मान लो मैं तो नहीं अपना एग्जाम्पल ले लूंगा। कोई पर्सन है, उसने राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, या मान लो उसने न्याय के बारे में पढ़ लिया, बट अब वो क्या है, हमेशा हमेशा ये देखेगा कि राजनीति विज्ञान में जो उसने न्याय पढ़ा उसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करे। अब इस चीज को हम राजनीति कहेंगे। ठीक है जी, चलो, बहुत डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि आधा मार्क्स भी नहीं कटवाना चाहता, साफ सीधी बात। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए सतर्क नागरिक का होना क्यों आवश्यक है। सतर्क का मतलब एक ऐसा नागरिक जिनको अभी अपने अधिकारों के बारे में पता हो। देखो, अगर लोकतंत्र देश है और जहां पर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक होंगे और सरकार की नीतियों को भी प्रभावित कर पाएंगे, है ना। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा वगैरह कर पाएंगे, बहस वगैरह कर पाएंगे, और एक राय बनाकर एकजुट होकर सरकार की नीतियों को के विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं। और अगर सरकार से बेसिकली सरकार को कोई नीति लागू करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र, चूंकि लोकतंत्र नागरिकों द्वारा और नागरिकों के लिए सरकार के बारे में है, नागरिकों की सतर्कता लोकतंत्र के सफल कामकाज के लिए को गति देता है। यानी जो राजनीतिक हमारे राजनीति कह रहा हूँ, हमारी जो क्या लिखा था ऊपर पॉइंट, सतर्क, हाँ, सतर्क नागरिक जो होता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक ऐसा नागरिक जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र को चलाने के लिए। क्योंकि अगर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो सरकार या शासन जो है उसका फायदा उठा पाएगा और लोगों से कुछ भी करवाने के लिए राजी हो जाएगा या राजी कर लेगा लोगों को कुछ भी करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए सतर्क नागरिक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है जहां पर बाधाओं का अभाव हो। बाधाओं का मतलब होता है प्रतिबंध का अभाव हो, जहां पर किसी भी टाइप का प्रतिबंध ना हो, किसी भी प्रकार की लिमिटेशन ना हो, या मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, बाहरी बाधा। इसका मतलब है, लेट्स एज्यूम कि आप है ना जैसे कि मान लो आप बाहर जाना चाहते हो बट आपको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, आपके गेट पे कोई खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि आप बाहर नहीं आ सकते यहाँ से। तो ये क्या है, ये बाहरी बाधा है जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, भारी बाधा नहीं है, तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता है। अभी आप देखो, घर से कभी भी बाहर निकल सकते हो, कभी भी अंदर आ सकते हो वो घर वाले और तो गाली बकेंगे कि आप अगर लेट कहीं बाहर निकलोगे। मतलब वैसे तो आप अपनी मर्जी से जा सकते हो ना, आप पे कोई बंदिश नहीं है, आप कभी बाहर जा सकते हो, कभी भी अंदर जा सकते हो। आप अपना पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वो क्या है, स्वतंत्रता है, क्योंकि उन पर कोई भारी बंदिश नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिबंध, हमें प्रतिबंधों की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी प्रतिबंध नहीं लगे होते, प्रतिबंध होते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि आपके बाहर कोई लोग खड़े और वो बोल रहे हैं कि आप बाहर नहीं आ सकते, ये बात सही है। ठीक है, इसको हम ये बोलेंगे कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। बट कभी कभार
प्रतिबंध होना आवश्यक भी हो जाता है। मान लो आपके घर के बाहर दंगे हो रहे हैं, है ना? और आपको पुलिस बोल रही है कि बाहर नहीं आना, तो ये आपके अच्छे के लिए, आपके बुरे के लिए? आप ऑब्वियसली आपके अच्छे के लिए। तो ऐसे प्रतिबंध होना आवश्यक है ना? ऐसा क्यों? ताकि हिंसा से बचे, लड़ाई झगड़ा ना हो, सारे के सारे लोग है ना वो शांति से रहे, समन्वय रहे, सद्भाव रहे लोगों में, ठीक है? लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रोड पे तलवार लेके निकल जाऊं और मैं बोलूं कि मेरा अधिकार है कि मैं किसी को भी तलवार से उड़ा सकूं, क्या ये सही में अधिकार है मेरा? क्या ये किसी कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता ना, ठीक है? तो ऐसा ना हो सभी लोगों की। अब मैं तो अपने अधिकार की रक्षा कर रहा हूँ, मान लो तलवारबाजी करके लोगों को गर्दनें उड़ा के मैं तो बोल रहा हूँ कि जी मैं तो अपने स्वतंत्रता का अधिकार का फायदा उठा रहा हूँ, बट दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा है ना? तो अब ये चीज याद रखना जो भी मैंने बोला, क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? तो ऐसा ना तो अगर आप कुछ गलत करते हो, अगर आप पे कोई भी किसी भी टाइप का प्रतिबंध नहीं होगा, तो आप दूसरे के अधिकारों के लिए प्रॉब्लम बन सकते हो। तो ऐसा ना हो, दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा हो, सभी के अधिकारों की रक्षा हो, इसलिए प्रतिबंध होना जरूरी है, ठीक है? और समाज में भी अराजकता ना फैले, न्याय हो, समाज अच्छे से चले, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रतिबंध। नेक्स्ट है हानि सिद्धांत। अच्छा जी, आ जाओ जी उसी उसी वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया। हानि सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बंदे से, ये देख पहले मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। इसका मतलब मैं सिंपल बताता हूँ। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना बिना दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए, उसे कहते हैं हानि सिद्धांत। मेरी बात समझ रहे हो? मैं अगर बाहर रोड पे निकल रहा हूँ, है ना, और मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, तो मैं घूम सकता हूँ क्योंकि मेरे घूमने से किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बाहर निकलता हूँ और रिवॉल्वर लेके निकल रहा हूँ और जहां मिल रहा है लोगों को मार रहा हूँ, तो मेरी वजह से दूसरों के वो है ना स्वतंत्रता को हानि पहुंच रही है। अब लोग डरेंगे बाहर निकलने से पहले, क्यों? क्योंकि मैं तो गोलियां चला रहा हूँ रोडों पे, है ना? मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो ये क्या है? यही कहता है हानि सिद्धांत, कि बेसिकली अपने उसका उपयोग करना स्वतंत्रता का बिना दूसरे की उस पे हानि बिना दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए, इसे ही कहते हैं हम हानि सिद्धांत, ठीक है? जे एस मिल ने ये कहा था, उन्होंने दो विभेद बोले थे। उन्होंने बोला था एक स्व संबंध होता है, एक पर संबंध होता है। स्व संबंध जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति पे होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपसे केवल आप ही को प्रॉब्लम या आप ही को प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंट कौन बन रहा है? आप बन रहे हो। आप है ना, जैसे मान लो पटाखे फोड़ रहे हो, इससे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप पे पड़ रहा है बस, ठीक है? ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है। अगर आप पटाखे फोड़ रहे हो तो इस पे आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो आप पटाखे फोड़ सकते हो। बट अगर कोई आप बम फोड़ रहे हो, मतलब कोई टेररिस्ट है वो बम फोड़ रहा है, तो वो क्या है? वो गलत है। क्यों? वो पर संबंध है, क्योंकि उसके बम फोड़ने से दूसरों को भी हानि होगी, दूसरों को भी लग सकती है। लग क्या सकती है? उसकी इंटेंशन ही है बम फोड़ना, लगेगी लगेगी, है ना? तो ये गलत है। तो यही कहा गया है कि सहसंबंध होना इंपॉर्टेंट है। मतलब सहसंबंध हो सकता है अगर आपके कार्यों से सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपको आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो है सहसंबंध। बट पर संबंध वो होता है जब आपके कुछ करने से दूसरों को भी हानि पहुंच रही है, तो इसलिए सरकार इस पे प्रतिबंध लगाती है। इसलिए टेररिस्ट को फिर सरकार फिर है कुछ को तो उड़ा देती है, कुछ को पकड़ के जेल में डालती है, अगर बच जाता है तो, है ना? वैसे तो उड़ाना ही ज्यादा बढ़िया रखता है टेररिस्ट को तो। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो व्यक्ति के दो कार्य होते हैं, एक तो सहसंबंध कार्य, मतलब दो कार्य करता है, एक पर संबंध कार्य। सहसंबंध कार्य होते हैं जिससे सिर्फ आपको प्रभाव पड़ रहा हो, पर संबंध कार्य होते हैं जिससे दूसरों को प्रभाव पड़ रहा हो। और अगर दूसरों को प्रभाव जो पड़ रहा है और अगर वो गलत चीज है, अगर आप कुछ जैसे कि मान लो आप समाज में कुछ बढ़िया कर रहे हो, तो वो तो ठीक है, बट आप समाज में कुछ गलत कर रहे हो जिससे दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पर संबंध कार्य है। और हानि सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को ऐसे काम को रोकना चाहिए, ठीक है? चलो, तो सरकार इसीलिए लोगों पे प्रतिबंध लगाती है। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है? जहां पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना, किसी भी टाइप का प्रतिबंध ना हो, आप कुछ भी कर सको, ये होता है नकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध भी होना चाहिए, छोटे मोटे प्रतिबंध भी होना चाहिए, इसी को कहते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि इसमें है ना बेसिकली प्रतिबंध होते हैं, बट वो प्रतिबंध जो कि आवश्यक है ताकि जो समाज है वो अच्छे से चल पाए, ठीक है? नेक्स्ट है कि इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है, तथा व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यदि राज्य लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध महत्वपूर्ण है। यही मैंने बताया कि सकारात्मक में वो होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, ठीक है? बट इतने प्रतिबंध होते हैं ताकि समाज ढंग से चल पाए, ठीक है? इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। नेक्स्ट है कि समाज में, अच्छा एक और बात मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूं। जैसे इसका एक और एग्जांपल है सुसाइड। आपको पता है अगर आप सुसाइड करते हो ना और आप बच गए, तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो अब इसको ना मैं इजीली समझाता हूँ।
अगर कोई बंदा, अगर मान लो कोई सुसाइड करता है, तो ये क्या है, वो बोलेगा यार मैं सुसाइड कर रहा हूँ, उससे मेरे को ही फ़र्क पड़ रहा है, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरे को करने दो सुसाइड। तो ये है नकारात्मक स्वतंत्रता, वो कह रहा है मेरे को कुछ भी करने दो, बट ये गलत है ना। तो इसीलिए नकारात्मक स्वतंत्रता गलत मानी जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं कि आप, अब अगर सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, अगर कोई सुसाइड करेगा तो उसे रोका जाएगा कि जी नहीं ऐसा मत करो, चाहे बेशक आप ही को प्रभाव पड़ रहा है, बट गलत कर रहे हो आप। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है, वैसे मैं बता दूं, अगर कोई भी बंदा, अगर पहली बात तो ये सुसाइड का तो मेरे को समझ नहीं आता, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, भगवान ने भेजा है, इंसान बनाया है, तो प्रॉब्लम भी देगा थोड़ी बहुत, तो उसको सॉल्व कैसे करो वो देखना चाहिए, हेल्प मांगो लोगों से। और ऐसा कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं ना कि किसी के मरने से किसको फर्क, भाई बहुत पड़ता है, और कुछ नहीं तो, और कुछ नहीं तो उसके जानने वालों को तो पहुंचता है ना, तो नहीं करना चाहिए, है ना। चलो, समाज में अराजकता फैलने का डर बना रहता है ना, ऑब्वियस सी बात है। नकारात्मक स्वतंत्रता कह रहे जी कुछ भी कर सकते हैं हम, तो फिर तो डर फैलेगा, इसमें कोई डर नहीं होता। नेक्स्ट है कि यह क्षेत्र व्यक्तिगत और निजी क्षेत्र में आता है, जैसे मैंने बता दिया, इसका एग्जांपल सुसाइडल थॉट्स वगैरह होते हैं, जो कि नहीं है, वो नहीं होने चाहिए, गलत है। यह क्षेत्र व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र में आता है, यानी यहाँ पर समाज की बात होती है कि समाज में कोई भी गलत तरह का मतलब प्रतिबंध होने चाहिए, कोई भी कुछ ना कर पाए, ये सामाजिक होता है ताकि समाज का भला हो सके। ठीक है, इसके समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, ठीक है, एफ एस हॉक हो गए, और यहाँ पर जो है टी एच ग्रीन और प्रोफेसर इसिया हो गए इसके वो क्या कहते हैं उसको, सपोर्टर। स्वतंत्रता के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। जस्ट सेकंड में एक बार देख लूँ कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, तो वो पता चला कि यार तार ही हटी हुई थी। चलो, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं, स्वतंत्रता के प्रकार प्रकार बताइए। एक होता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, एक होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक होती है राजनीतिक स्वतंत्रता, एक होती है आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये कहती है कि अ, व्यक्ति पे किसी टाइप का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी कार्य करना चाहे तो वो कर सकता है, नेगेटिव नहीं, अच्छे काम अगर वो करना चाहता है, मान लो मैं जॉब पे जाना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कोई लड़की है, उसके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते, तो उसको स्वतंत्रता है पढ़ने की, है ना, वो पढ़ सकती है। एक प्राकृतिक स्वतंत्रता है जो कि होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अगर जैसे कि अपनी बातें बोलने का अधिकार होना चाहिए, जीवन की सुरक्षा अधिकार होना चाहिए, है ना, अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए, ये होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना, अपनी बातों को बोलने का अधिकार। ठीक है, अब आप बोलोगे सर प्राकृतिक स्वतंत्रता और इसमें क्या फर्क पड़ता है, देखो, प्राकृतिक स्वतंत्रता से आपको फर्क पड़ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ये है कि आप जो बोल रहे हो ना, शायद उससे दूसरों को प्रभाव पड़ सके। ठीक है, बट इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे, जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिशियन है, कोई गलत काम कर रहा है, मैंने बोला कि आज जी आप गलत कर रहे हो, तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्योंकि मैंने अपनी बात रखी, अब उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, बट जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, जैसे मैंने बताया, किसी बच्ची को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, बोला कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते, घर वाले बोल रहे हैं, बट वो पढ़ना चाहती है, उसको पढ़ने दिया जाना चाहिए, ये है उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्लियर हो गया, चलो। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राजनीतिक कार्यों में जो भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, वोट लड़ने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, वोट, ये सारे के सारे अधिकार आते हैं। आर्थिक अधिकार क्या होता है, आर्थिक अधिकार क्या मतलब क्या होता है, कि कारोबार, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार होना चाहिए उसको, है ना, और कोई भी उस पर लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी का भी वितरण कर सके, कोई भी चीज़ खरीद सके, है ना, कोई भी चीज़ से मतलब चीज़ें जो उसके उपयोग में है, जो वस्तु जिसका वो यूज़ करना चाहता है, वो खरीद सके और बेच सके। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी बात लिखकर, बोलकर, है ना, भाषण से अपनी बातों को बताना, इसी को ही कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें ना गैर हस्तक्षेप यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के नियम क्षेत्र में से संबंधित होता है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बोला जाता है कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक का मतलब है कि इसमें ना बंदा कुछ भी बोल सके, बट इसमें भी एक प्रतिबंध लगाया जाता है। इसमें प्रतिबंध ये लगाया जाता है कि आप, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे समाज में लड़ाइयाँ हो, समाज में दंगे हो, खून खराबा हो, ये नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ गए। जैसे कि इसमें है ना एक एग्जांपल, वैसे तो आप कोई भी लिख सकते हो अपनी तरह से एग्जांपल, बट ये एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो इंग्लैंड का कोई शाही घराना है, उसके कर्मचारी है, उनको कुछ बात पता चलती है, आंतरिक मामलों का वो खुलासा कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनल चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं ना वो, तो ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि समाज में उन लोगों को दिक्कत हो, अब पर्सनली तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। अगर फैमिली में कोई लड़ाइयाँ चल रही है, कोई भी दिक्कत है, और वो जाकर वो बाहर बता रहे हैं, वो जो उनके कर्मचारी हैं जो उनमें वर्क करते हैं उस इंग्लैंड के शाही घराने में, तो ये गलत है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई मंत्री है, कोई कुछ
कर रहा है और मेरे को उसकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई क्या कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, ये कर यहाँ तक ठीक है। फिर मैं उसको गालियाँ देने लग गया, उसकी मम्मी पापा पे बोलने लग गया, उसकी बहनों पे बोलने लग गया, फैमिली मेंबर पे बोलने, गलत है ना ये। तो ये होता है जी अभिव्यक्ति की आज़ादी, बट इस पे भी प्रतिबंध है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्रता का उदारवादी और मार्क्सवादी मॉडल बताइए। उदारवादी का क्या मतलब होता है? उदारवादी लोग कहते हैं कि जी मुक्त बाजार होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये है ना हमारे आर्थिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ओके। उदारवादी लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि समाज में आप जो है आपको एक तरह से आप कह सकते हो चीज़ें खरीदने का, बेचने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है। आपको समाज मतलब सरकार है ना कम से कम इंटरफेयर करे, मुक्त व्यापार की नीति होनी चाहिए और सरकार है ना कम से कम इंटरफेयर करे, उन्हें कहते हैं उदारवादी स्वतंत्रता। ठीक है। इनका कहना है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए और बार बार गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, ये होता है उदारवादी। मार्क्सवादी उल्टा कहते हैं। मार्क्सवादी लोग कहते हैं अच्छा एक और बात बता देता हूँ, उदारवादी लोग ये भी कहते हैं कि अगर समाज में अगर विषमता है, कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कोई कम पैसे कमा रहा है, तो सरकार को तब भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बंदे कम पैसे कमा रहे हैं वो उनकी गलती है, ये उदारवादी लोग मानते हैं। वो मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ऐसा कहते हैं उदारवादी लोग। इनका ये भी मानना है कि जो कल्याणकारी जो वो होता है ना, वो कहते हैं कि कल्याणकारी काम होने चाहिए, गरीब लोगों के होने चाहिए, बट बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये लिखा है, ऐतिहासिक रूप से उदारवादी लोग जो है वो मुक्त व्यापार और राज्य के न्यूनतम पक्ष में थे। हालांकि अब जो है, पहले तो वो ये कहते थे गवर्नमेंट को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, अब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा उसमें दिक्कत है समाज में, तो जो बहुत ही लोग गरीब हैं उनके लिए आप आर्थिक असमानता को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। मार्क्सवादी लोग तो ये कहते हैं कि जी आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको बराबर बराबर चीज़ें दो। कोई बंदा अगर 10 घंटे काम, अगर मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने 10 बंदों को रख रखा है और 10 में से एक बंदा जो है वो डेली आता है, टाइम पे आता है, सारा काम करता है और बाकी 9 नहीं कर रहे, तो सब फिर भी सबको इक्वल इनकम दो, ये कहते हैं जी हमारे मार्क्सवादी लोग। ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, रीड करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बोला था ना 1 मार्क्स का भी नहीं छुड़वाऊंगा। एक है हमारे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, याद रखना। और एक है आंग सान सू की, ये मैं कौन है वो मैं आपको बता दूं, ये म्यांमार की एक एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी और अभी जेल में है। इन्होंने लिखी थी फ्रीडम फॉर फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। ओके। नेक्स्ट है कि हमें प्रतिबंधों की आदत विकसित क्यों नहीं करनी चाहिए। मतलब हमेशा है ना, हमें ऐसा नहीं कि हमेशा अगर सरकार कुछ भी बोले कि नहीं यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, तो इतनी भी आदत नहीं होनी चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि इससे है ना फिर हम अपने अधिकारों से समझौता करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये बोला कि अगर मान लो कोई बंदा है, वो किसी पर्टिकुलर जाति से है, धर्म से है, या किसी से भी है, या कोई, चलो लड़की का एग्जांपल लेते हैं, उसे बोला जाता है कि आप इस जॉब में नहीं जा सकते। कि जी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आप लड़की हो, ऐसा बोला उन्होंने, और आप आ गए। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि यार मेरे पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है, मैं तो लड़की हूँ इसलिए जॉब पे नहीं जा सकती। मतलब उस जॉब पे कोई भी जा सकता है, बट आपको रोक लिया गया, है ना? तो अब क्या है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब ये प्रतिबंध तो गलत है, तो अगर हमें ऐसी प्रतिबंधों की आदत हो जाएगी ना, तो फिर हम अपने अधिकारों से समझौता करने लगेंगे कि नहीं यार ऐसा तो यही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेसिकली अगर हमें प्रतिबंधों के, अगर कोई अच्छा प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध है जो समाज के कल्याण के लिए है, तब ठीक है, बट अगर कोई प्रतिबंध ऐसा है जो कि बिना बिना फजूल है, जिसका कोई वो नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअल में हिंदी के अंदर दोनों वर्ड का मतलब स्वतंत्रता ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। मैं बोलना चाहूँगा कि इसको आप एज इट इज़ याद करना, क्योंकि इसको समझाने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। मैंने जब इस चैप्टर की वीडियो डाली थी, बहुत ही आराम से समझाया था मैंने पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है। और उसी में मेरे को 15 मिनट लगे थे, क्योंकि पूरा मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था। बट मैं फिर भी बताता हूँ, व्यक्तिगत मुक्त एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति होती है, इसे स्वतंत्र इच्छा की अवस्था कहते हैं। कार्य करने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, और कुछ करने की स्वतंत्रता होती है, और किसी से स्वतंत्रता होती है। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, तो मान लो अब आपको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, जाने नहीं दे रहा कहीं, तो उसमें उस टाइम आपको लिबर्टी चाहिए। ठीक है। बट आप मान लो आप सीए करना चाहते हो या कोई जॉब करना चाहते हो, तो उस टाइम उस निर्णय लेने की शक्ति, तो कुछ करने की स्वतंत्रता को हम फ्रीडम कहेंगे। तो आप ये, जैसे कि मान लो आपको कोई पर्टिकुलर जॉब करनी है, तो आप ये बोलोगे अपने पेरेंट्स से कि मेरे को आर्टिस्ट बनने की फ्रीडम दो। ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को आर्टिस्ट बनने की लिबर्टी दो, आप बोलोगे मेरे को आर्टिस्ट बनने की फ्रीडम दो। और इस केस में आप बोलोगे, अगर मान लो किसी कोई आपको जाने नहीं दे रहा, तो आप बोलोगे मेरे को लिबर्टी चाहिए आपसे, मेरे को आज़ादी चाहिए आपसे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं कि समानता।
समानता का क्या अर्थ होता है? समानता का मतलब होता है बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करना, यही होता है समानता। समानता हमारे लिए क्यों महत्व है? क्योंकि समाज में समान अधिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनुष्य समान महत्व और समान सम्मान का अधिकार है। मतलब समान महत्व का और सम्मान, ये सम्मान होना चाहिए था। सम्मान का अधिकार है, मतलब उसको सम्मान भी मिलना चाहिए इक्वल, और समान महत्व भी मिलना चाहिए। और इसीलिए सब जो मनुष्य हैं उनको समानता दी जानी चाहिए, ताकि देश का भी विकास हो, उस मनुष्य का भी विकास हो, और पूरा जो है वो अपने जो आप कह सकते हो कि अपनी कौशल को अच्छे से उपयोग कर सके, इसीलिए समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? समाज का कल्याण हो, उस व्यक्ति का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, और साथ ही में वो अपने मतलब अपने अपने सामने दी गई आर्थिक या अपने सामने दी गई जो भी अवसर है उसका ढंग से उपयोग कर सके, उसके लिए भी समानता बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। समानता के तीन वो प्रकार बताइए, तो बताइए आपको। एक तो इसमें है ना, मैंने अच्छा वो राजनीतिक भी होता है, ये लिखा ऊपर, आज मैं यही कह रहा, राजनीतिक आ गया। राजनीतिक समानता होती है कि आपको राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, आपको स्वतंत्रता की आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, कुछ भी बोलने की आज़ादी, तो ये होती है राजनीतिक समानता। अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छा नहीं लगता तो उसके खिलाफ बोल सकते हो आप। ठीक है, बट हाँ, बहुत कुछ नहीं बोल सकते, मैंने आपको बताया ना, फैमिली पे नहीं जा सकते उसके, बट उसकी कोई पॉलिसी खराब है तो बोल सकते हो, होती है राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता क्या होती है? कि समाज में सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, भेदभाव ना आपके साथ, एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, एक को ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, आपको कम वेतन दिया जा रहा है, एक को जो है वो मतलब पढ़ाया जा रहा है, दूसरे को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे महिलाओं के साथ होता था पहले, है ना। एक को पार्क में जाने दिया जा रहा है, दूसरे को रोक दिया जा रहा है, एक को कुएं से पानी निकालने दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं निकालने दिया जा रहा। आप बोल रहे हो सर कुएं का एग्जाम्पल क्या है, ये तो गलत, ये कौन सा एग्जाम्पल है? मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी जगह है, आज भी कुछ ऐसी जगह है, सारी तो नहीं, जहाँ पर ऐसे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। चलो, आर्थिक समानता क्या होती है? आर्थिक समानता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये लिख कर आते हैं आर्थिक समानता में कि सबको पैसे इक्वल मिलने चाहिए। नहीं बच्चे, आर्थिक समानता का मतलब है कि सबको अपनी आर्थिक या धन कमाने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, इसी को कहते हैं हम आर्थिक समानता। यानी उनको अपनी हालत सुधारने का मौका मिलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि मान लो कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर जॉब है, गवर्नमेंट की कोई जॉब है, ठीक है, उसमें आपने देखा कभी ये बोला गया है कि जी आप इस धर्म से हो, आप वो नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते, आप इस धर्म से हो, आप फॉर्म नहीं हो, आप जाति ये है आपकी, आप लड़की हो, ऐसा तो कभी नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि आर्थिक समानता है, सबको अपनी स्थिति सुधारने का, है ना, धन कमाने का पूरा पूरा अधिकार है, उसके लिए उसको समानता है। ठीक है, चलो, अब समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हो? दो काम करके, एक तो विभेद बर्ताव द्वारा समानता, एक होता है सकारात्मक कार्रवाई। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक नीचे एक और क्वेश्चन आएगा, आपने सुना होगा आरक्षण। आरक्षण का मतलब होता है कुछ लोगों को है ना जॉब में रिजर्वेशन दी जाती है, SC ST कोटा सुना होगा आपने। ठीक है, तो क्या ये समानता के अधिकार को काटता है? क्या उस समानता के अधिकार की अवहेलना करता है? तो आपको बोलना है नहीं। देखो, इसको इस तरीके से समझो, कोई बच्चा SC है, उसकी फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, कोई बच्चा रिच है और वो जनरल कैटेगरी का है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, बट मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ बस। ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। तो अगर कोई बच्चा बहुत गरीब फैमिली से है, तो वो मान लो किसी कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, वो दोस्तों से मांग के बुकें वगैरह पढ़ता है और उसके 85% मार्क्स आते हैं उस एग्ज़ाम में। ये बच्चा रिच है, ये इसके पेरेंट्स ने दुनिया के बेस्ट टीचर, भारत के जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर को बुला के इसको पढ़ाया, ऑनलाइन कोचिंग के पैसे दिए, सब कुछ दिया इसको, इसने बच्चे ने खुद खुद ही घर पे बैठ के पढ़ाई करी थी, इसने सब कुछ किया, और इसके आते हैं 92% नंबर। अब आप अगर देखो तो इस बच्चे ने भी पूरी मेहनत करी थी, शायद अगर इसको टीचर मतलब इसको भी वो कोचिंग मिलती तो शायद ये 95 लिया था। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, आरक्षण दिया जाता है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, समानता का मतलब है ना सबको समान चीजें प्रोवाइड करना नहीं होता, समानता का मतलब होता है सबको इक्वल लेवल पे लाना। तो गवर्नमेंट उसको रिजर्वेशन दे के ना इसको उसी बच्चे के इक्वल ला रही है, ताकि ये दोनों अब समान आमने सामने आ पाए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव था, इसलिए वो पीछे रह गया। ठीक है, तो आप समानता को कैसे बढ़ा दे सकते हो? सकारात्मक कार्रवाई करके, उसमें यही आता है कि आरक्षण वगैरह दे के आप क्या कर सकते हो, सकारात्मक कार्रवाई करके समानता को बढ़ावा दे सकते हो, जैसे इसमें दिया गया इस केस में। ठीक है, विभेद बर्ताव करके भी आप समानता को कायम कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है? आप किसी से भेदभाव करके समानता ला सकते हो। आप बोलोगे सर भेदभाव करके समानता का क्या मतलब है? आप एग्जाम दे रहे हो,
और आपका पेपर 100 नंबर का आता है। आपके पीछे या आपके क्लास में एक बच्चा है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसका पेपर आता है 50 नंबर का, ठीक है? तो ये भेदभाव है? बिल्कुल भेदभाव है। तब क्या बट ये भेदभाव अच्छा है? आप बोलोगे बिल्कुल अच्छा है। क्यों? क्योंकि शायद आपके लिए जो 100 मार्क्स का पेपर है, जो इतना टफ है, उतना ही उस बच्चे के लिए 50 मार्क्स का हो, क्या पता ज़्यादा ही हो। उसके लिए 50 मार्क्स करना भी बहुत बड़ी बात हो, बहुत मेहनत लग रही हो, उसको समझ नहीं आ रहा हो, है ना? तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको 20 मिनट या आधा घंटा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। पेपर तो 100 मार्क्स का ही आता है, बट टाइम एक्स्ट्रा मिलता है ना? तो किस लिए? ताकि वो दोनों के दोनों सेम लेवल पे आ जाए। तो आपने क्या किया, भेदभाव करके भी आप क्या कर रहे हो, आप इक्वालिटी ला रहे हो। इसमें देखो बच्चों के लिए, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए रैंप बनाया जाता है कि वो उनके जीने चढ़ना उनके लिए ईजी नहीं होता, तो उनके लिए रैंप वगैरह भी बनाया जाता है। अच्छा है, ये भी बहुत बढ़िया है ना? नेक्स्ट है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, वही बताया, औपचारिक समानता करके, है ना? कानूनी वो लाकर लोगों को विशेष अधिकार देके, है ना? रीति रिवाजों को, जो बुरे रीति रिवाज है उसको खत्म करके, ओके। और बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उसमें महिलाओं को आगे बढ़ावा देकर, ओके। दो तरह की असमानता होती है, एक तो होती है प्राकृतिक असमानता और एक होती है सामाजिक असमानता। प्राकृतिक असमानता होती है जो आपके साथ पहले से है। अगर मैं पहले से ही ऐसा पैदा हुआ हूँ, जिससे मान लो मेरे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्राकृतिक असमान, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी प्राकृतिक असमानता है, मेरे पास बचपन से है। बट सामाजिक असमानता वो होती है जब, जो समाज ने बनाई है। अब जैसे कि जिसको है ना देख कर आप नहीं बता सकते, जैसे कि मान लो कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है? वो मान लो दो बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदे, दोनों साथ में है एकदम, बहुत ही दोस्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बट एक बंदे को जब दूसरे बंदे की कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन कुछ भी पता चलता है ऐसा, तो वो भेदभाव करने लगता है। तो ये क्या है? ये सामाजिक असमानता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सही थे। अगर प्राकृतिक असमानता होती तो पहले ही पता चल जाता। बट सामाजिक असमानता होती है जो समाज ने बनाई है। अब जाति उसने तो बनाई नहीं, वो तो पैदा हो गया, उसे उसने थोड़ा ना डिसाइड किया कि मैं इस जाति में पैदा हूंगा, ऐसा वाला, ठीक है? पहली बात तो जाति वाति कुछ नहीं होता, जाति कर्म के अनुसार होती है, अपना कर्म अच्छा करो, वही सबसे बड़ी जाति है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। अवसरों की समानता का अधिकार बताइए। और उसमें विभेद आरक्षण का मैं आपको बता चुका हूँ। अवसरों की समानता होती है कि सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है? और बट इसमें भी मैंने आपको बताया कि समाज में जो नौकरी वगैरह होती है ना, ये समान अवसर दिए जाने चाहिए, उसको कहते हैं। और जो आरक्षण का है मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ आरक्षण जो है वो हमारे समानता के अधिकार का विरोध नहीं करता। समानता का मतलब होता है कि सबको समान लेवल पे लाना, ना कि सबको बराबर चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट है मार्क्सवादी और उदारवादियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मार्क्सवादी आर्थिक संशोधन पर जनता के नियंत्रण करके समानता की स्थापना करने का प्रयास में विश्वास रखते हैं। मार्क्सवादी लोग कहते हैं यार, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, खुली प्रतिस्पर्धा जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सबको इक्वल मिलना चाहिए। उदारवादी लोग उल्टा बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी सबको खुली छूट होनी चाहिए, सरकार जो है वो इंटरफेयर ना करे, है ना? और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सभी वर्गों के योग्य व्यक्ति को बाहर निकालने में यकीन रखना चाहिए। मतलब ये नहीं देखो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ मत देखो, सीधा आप, अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो अच्छा रखो, बुरा कर रहा है तो बुरा कर रहा है, उसके उसके कास्ट वगैरह मत देखो, उसको रिजर्वेशन वगैरह मत दो, ठीक है? एक्चुअली मार्क्सवाद भी सही है, ये भी सही है, बट दोनों बीच में रास्ता आता है। जैसे मैंने आपको बताया, आरक्षण थोड़ा बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों की स्थिति बहुत ही खराब होती है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मेरे को भी लगता था यार आरक्षण गलत है यार, नहीं देना चाहिए, पर बाद में यार जब, क्योंकि हमने बहुत छोटी दुनिया देखी है, हमें लगता है कि भारत हमारे आसपास ही है, हमारा स्कूल, हमारी फैमिली, हमारा घर, यही भारत है। बट भारत बहुत बड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है भारत में जो ज़रूरी है उसके लिए आरक्षण, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है। यानी राजनीतिक आर्थिक समानता अगर नहीं है ना किसी बंदे को, तो राजनीतिक समानता का कोई फायदा नहीं है। भूखे पेट उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो यही है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति अपने राजनीतिक फैसलों का महत्व नहीं समझ पाता। आपने देखा, जो बंदे जिनकी फैमिली स्थिति अच्छी नहीं होती ना, फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो 500 रुपये में किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैमिली कंडीशन खराब है उनकी, पैसे नहीं है, है ना? तो उनको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते कौन ना जीते। तो आर्थिक अगर असमानता होगी तभी राजनीतिक समानता होगी, ठीक है? तभी वो अपने राजनीतिक जो अधिकार है उनका फ़ायदा उठा पाएगा। ये बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आपको पता है कलर के नाम पे भेदभाव होता था, ठीक है? तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1964 में एक सिविल राइट्स मूवमेंट दिया था, जिसमें बोला कि रंग भेद की रीति का वो होगा, कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और कलर के नाम पे भेदभाव नहीं होगा। बट आज भी होता है अमेरिका में, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हमारा
न्याय क्या है? अच्छा, न्याय क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बच्चे क्या कर रहे हैं कि ईमेल आईडी जो है वो अलग डालते हैं, ठीक है? क्योंकि और मेल अलग डाल रहे हैं। आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों डालो, ताकि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने क्या करा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछूँगा बच्चों से कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसी नहीं चल रही, ठीक है? और उसके बाद आपको जाना, ये ना पेज अंडर रिव्यू है, जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, बट अगर नहीं आता तो ये नीचे जो है नंबर दे रखा है, आप इस पे मैसेज कर देना, और वो अगर नहीं होंगे अपलोड तो मैं आपको डायरेक्टली पेटीएम वगैरह से ही करके मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगा पीडीएफ का, ठीक है? ओके, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी तो यहाँ से जहाँ तक मेरे को लगता है खुल ही जाएंगे। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलना। टाइम देख लेते हैं एक बार कितना हुआ है हमारा। चलो अभी टाइम है, कर लेंगे हमारा ये वाला भी। तो न्याय क्या है और न्याय क्या है हम बताइए। पहले तो न्याय का मतलब आपको पता है। न्याय का मतलब पहले तो मैं आपको बता दूं, जस्टिस से इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, और जस्टिस है ना लैटिन भाषा से निकला हुआ, जस्ट शब्द से निकला है जस्टिस। अब जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है बंधन, ठीक है? बाउंड, बाइंड नहीं आएगा, बाउंड आएगा, बाइंड आएगा, टाई जिसको कहते हैं। तो न्याय का मतलब होता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जुड़ाव, ठीक है? तो न्याय का मतलब होता है समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ भेदभाव के बिना संबंध या हक वगैरह उचित संबंध बनाए रखना, और उनमें भेदभाव ना करना। यानी मैं हूँ और आप हो, अगर अ, आपके साथ कोई चीज़ आपको दी जा रही है बट मेरे को नहीं दी जा रही, तो ये क्या है? ये हम दोनों में इक्वालिटी नहीं है, ये सेम बंधन क्रिएट नहीं कर रहा, ये सेम जस्ट क्रिएट नहीं कर रहा। उसके लिए सबको न्याय होना चाहिए, जो चीज़ जो अधिकार आपको मिल रहा है वो अधिकार मेरे को भी होने चाहिए, ठीक है? अब है ना, न्याय के जो होते हैं वो चार आयाम होते हैं। एक तो होता है विधिक न्याय। विधिक न्याय जो हमारी न्यायपालिका हमें प्रोवाइड करती है, यानी कानून की नज़र में सभी इक्वल है, ये कहता है विधिक न्याय, है ना? आपको क्या कानूनी अधिकार है? बिल्कुल, जो अधिकार आपको कानूनी है ना वही मेरे को है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे गोली चलाओगे तो आप बच जाओगे, या मैं किसी पे गोली चलाऊंगा तो मैं जेल में, नहीं, दोनों ही जेल में जाएंगे, है ना? दोनों निपट सकते हैं पुलिस वालों के हाथों अगर हम गलत काम करते हैं तो ये क्या है? विधिक न्याय है। विधिक न्याय का मतलब होता है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था से कानून की नज़र में, ये देखो लिखा है ना, कोर्ट ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, ये होता है विधिक न्याय। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या मतलब क्या होता है? कि राजनीतिक तौर पर सबको इक्वल अधिकार है, राजनीतिक तौर पे, यानी अपनी बात बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, ठीक है? इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है। तो ये होता है राजनीतिक न्याय, इससे कोई आपको छीन नहीं सकता। अगर मान लो आपको वोट डाले नहीं दिया जा रहा, तो आपसे कौन सा आपका राजनीतिक आपसे कौन सा न्याय छीना जा रहा है? आपको राजनीतिक न्याय नहीं दिया जा रहा। आप कोर्ट में जाओगे कि जी मेरे को राजनीतिक न्याय नहीं दिया जा रहा। सामाजिक न्याय होता है कि समाज में जो भेदभाव होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे, है ना? अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। अगर मान लो लेट्स अज्यूम के मेरे धर्म को लेके मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, या मेरी जाति को लेके मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे जेंडर को लेके मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये क्या है कि मेरे को कौन सा न्याय नहीं मिल रहा? मेरे को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। वो तलाशने के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगा और बोलूंगा जी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है ना? मेरे धर्म, जाति, लिंग वगैरह या जन्म स्थान के नाम पे। ओके, नेक्स्ट है कि जी आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, बच्चे यही समझ, आर्थिक न्याय का मतलब होता है, लोगों को लगता है जी पैसे का। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सबको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान अवसर का अधिकार होना चाहिए, समान आर्थिक अवसर का अधिकार होना चाहिए, उसी को आर्थिक न्याय कहते हैं। बच्चे आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर जैसे कि मेरे को क्या कोई मान लो मैं क्या जॉब करने की आज़ादी है मेरे को? बिल्कुल है, ठीक है? अगर मान लो मैं किसी जगह जॉब करने जाता हूँ और बोलते हैं कि आप ये जॉब नहीं कर सकते, उनको मेरे जेंडर से कोई मतलब मेरे को मेरे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे रिलीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कास्ट से भी कोई, मेरे किसी भी को, मेरे जन्म से किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, बट बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आप पैसे कमाओ, ये बोलते हैं मेरे से। तो ये क्या है? ये आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे को भी पूरा पूरा अधिकार है अपने पैसे वगैरह कमाना, अपने भोजन की स्थिति करना, अपने भोजन मतलब पैसे कमाना, ताकि मैं अपने फूड की नीड को पूरी कर पाऊँ, कपड़ों की नीड को पूरी कर पाऊँ, शिक्षा की नीड को पूरी कर पाऊँ। तो इसी के लिए आर्थिक अधिकार होना, ताकि संसाधन वगैरह मेरे को उचित वितरण हो, इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। समझ रहे हो? तो समान अवसर होना, आर्थिक अवसर प्रदान करना इक्वली, इसी को ही कहते हैं हम आर्थिक न्याय। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? चलो जी। तो मैं आपको बता दूं कि अ, ये आगे क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक न्याय की अवधारणा स्वतंत्रता के आदर्श के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वहीं जो आर्थिक है और कानूनी न्याय समानता और सामाजिक न्याय के भ्रातृत्व से संबंधित है। ये कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट नहीं है। अगर वो तीनों की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी चारों के चारों ऊपर न्याय बताया, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, रॉल्स थ्योरी।
लिख लो जी, 100% आपके एग्जाम में आने वाला रॉल्स थ्योरी। रॉल्स थ्योरी क्या होता है? रॉल्स थ्योरी ये कहता है कि कोई भी बंदा बढ़िया डिसीजन तभी ले सकता है जब उसको ना पता हो कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी, और उसे ना पता हो कि उसका उसके डिसीजन लेने से उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? मैं समझाता हूँ आपको। आपने देखा है कि जब जैसे होता था कि कोई बंदा जैसे आप बैटिंग बॉल, अगर आपने कभी क्रिकेट खेला हो तो कौन बंदा फर्स्ट जाएगा कौन बंदा सेकंड जाएगा, इसके लिए ना एक बंदे की पीठ पे ऐसे उसके पीछे से उसको बोला जाता था उस तरफ देखो, और उसकी पीठ पे ना उसके पीठ के पीछे कोई नंबर या करके बोला जाता था कि फर्स्ट कौन, ये कौन है बता। तो फिर आप नाम लेते थे कि हाँ ये फर्स्ट ये जाएगा, फिर वो दिखाता था कि हाँ ये फर्स्ट है सेकंड है। तो ये क्या है? ये एक तरह का हमारा रॉल्स का नियम है, क्योंकि उसे नहीं पता कि भाई मैं को पीछे फर्स्ट की उंगली खड़ी कर रहा है, वो सेकंड की कर रहा है, थर्ड की कर रहा है, फोर्थ की कर रहा है, उसे नहीं पता। तो वो डिसीजन एक बढ़िया डिसीजन माना जाता है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। याद रखना, कोई भी जो कोर्ट है ना, कोर्ट का जो जज होता है ना, जज अपनी फैमिली के जो केसेस होता है ना वो कभी नहीं लड़ सकता, या वो अपने केसेस जो है ना उस पर कभी वो नहीं दे सकता, निर्णय नहीं दे सकता। मान लो मेरी फैमिली से कोई जज है, ठीक है, और मैंने कोई चोरी वोरी कर ली, मेरे को पकड़ के मेरे फैमिली के जज के सामने ले गए, तो वो मेरा केस नहीं देखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पता, क्योंकि मैं तो उसका फैमिली मेंबर हूँ, वो तो ये देखेगा यार मेरी फैमिली का मेंबर है तो मेरे को छोड़ देगा। अब उसको पता है स्थिति क्या है, मेरी स्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाएगा, है ना? तो अगर कोई बंदा जिसको ना पता हो कि समाज में उसकी स्थिति क्या है, तो वो एक सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा। तो यही बोला जाता है रॉल्स नियम। तो हर बंदे को है ना, कोई भी नियम बनाने से पहले ये चीज़ हटा देनी चाहिए कि उससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये कहता है रॉल्स का नियम। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, न्याय के सिद्धांत बताइए। तो वही है, न्याय को कैसे न्याय के सिद्धांत, या तीन सिद्धांत होते हैं न्याय के। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होना चाहिए, समानुपातिक न्याय होना चाहिए। समानुपातिक न्याय का मतलब है जिस तरीके से आप काम करो उसी तरीके से आपको फायदा मिलना चाहिए, और अगर आप कोई गलत काम करो उसी का आपको उतना ही नुकसान होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाए, है ना? ऐसा ना हो कि कोई जैसे कि समानुपातिक न्याय होना चाहिए, जैसे कि मान लो कोई आंसर ये अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमें फिर समानुपातिक न्याय नहीं मिलता। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने भी सेम लिखा, आपके दोस्त ने भी सेम लिखा, एक एक लाइन एक एक वर्ड, उसको 4 नंबर मिलते हैं, आपको 3 नंबर मिलते हैं। अगर ऐसा होता है ना तो टीचर के सामने बोलना कि मैडम ये गलत है, हमको समानुपातिक न्याय नहीं मिल रहा। ठीक है, समानुपातिक न्याय का मतलब होता है कि अगर इक्वल फायदा है, अगर इक्वल चीज लिखी हुई है, सब कुछ इक्वल है, तो इक्वल मार्क्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखे, वो मैंने आपको बताई दिया। कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, या थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको, तो उसके लिए अलग पेपर बनना चाहिए सारी का सारा। न्यायपूर्ण बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? तो न्यायपूर्ण बंटवारा करने के बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि समाज में न्यायपूर्ण बंटवारा हो, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी सरकार की नीतियाँ वगैरह है वो लागू हो, और धरातल पे जो गलत चीज़ें हैं जैसे छुआछूत हो गया, है ना, वो खत्म हो जानी चाहिए। और आरक्षण देकर भी हम क्या कर सकते हैं, न्यायपूर्ण बंटवारा कर सकते हैं, है ना? भूमि सुधार कार्यक्रम चला के भी, ऐसे ऐसे नए नए कार्यक्रम चला के भी अमीर लोगों से भूमि लेकर गरीब लोगों को देना, ये भी एक तरह से न्यायपूर्ण बंटवारा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुक्त ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने शायद। मुक्त व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में और बताइए और विपक्ष में बताइए। ओके, मुक्त व्यापार का मतलब होता है कोई भी बंदा किसी भी टाइप का बिजनेस कर सके और किसी भी चीज़ का कोई भी प्राइस रख सके। ठीक है, इसके फायदे बताने, इसके नुकसान बताने। तो बाजार व्यक्ति की जाति, धर्म या लिंग की परवाह नहीं करता, बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता और कुशलता की परवाह करता है। अगर ऐसा ही हो तो ना धर्म देखा जाएगा ना जाति, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चीज़ अच्छी बेचोगे बिकेगी, 1000 में बेचोगे तो बिकेगी। मतलब मुक्त व्यापार का मतलब होता है कोई भी बंदा किसी भी चीज़ का बिजनेस कर पाए, कोई भी चीज़ कितने रुपए में बेच पाए। बट जो विपक्षी है ना वो ये कहते हैं मुक्त व्यापार खराब भी है। क्यों? क्योंकि मुक्त व्यापार से क्या होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को अवसर नहीं मिल पाते। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो कोई बिज़नेस है जिसमें ये बोला जाता है कि सिर्फ़ यही-यही लोग जो हैं वही बिज़नेस कर सकते हैं, है ना? तो ये गलत है। ओके, देखो एक दोबारा से समझा देता हूँ क्योंकि ये ओके, मुक्त व्यापार का मतलब होता है कोई भी बंदा किसी भी चीज़ का व्यापार जो है वो कर सके, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ना हो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फिर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा तो जाति, धर्म, लिंग वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा। जितना वो काम करेगा उसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना? बट कुछ बंदे इसके विपक्ष में भी है, कुछ बंदे बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो
जो लोग पीछे होंगे, पिछड़े होंगे, उन वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। इसका मतलब क्या, अगर मान लो किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो वो बंदे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे फिर। तो एक फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट है, न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत के विचारों को लिखिए। तो जो इमैनुअल कांत है, वो ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति को प्राय हर व्यक्ति का प्राय यह है कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये कहता है, मतलब समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ये कहता है इमैनुअल कांत। ठीक है? और ये 2 क्वेश्चन है, मैं बता दूँ कि न्याय अगर देरी से मिलता है तो वो न्याय नहीं माना जाता, माना जाता है न्याय जितनी देरी से मिलता है वो एक तरह से अंधेरा ही है, तो न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, न्याय अपने आप में संपूर्ण प्रक्रिया है। फिर भारत में सामाजिक न्याय पर विशेष बल क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत में आपको पता है कि एक टाइम पर समाज में भेदभाव होता था जाति वगैरह के नाम पे, तो इसकी वजह से इसी को ख़त्म करने के लिए भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो सामाजिक न्याय देना, क्योंकि आज भी कुछ जगहों पर समाज मतलब वो भेदभाव होता है जाति के नाम पे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। सारे के सारे एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। याद रखना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने बहुत घुमा फिरा के अभी आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीडीएफ जी रही, ये रही, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो बाकी 4 चैप्टर है उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है? मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।